हेलो एवरीबॉडी। आज हम अपने एक आर्ग्यूमेंट के टॉपिक के साथ आए हैं और जिसका टॉपिक है शुड हिंदी बी मेड द थर्ड कंपल्सरी लैंग्वेज। तो आइए देखते हैं किस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते थे। सबसे पहले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर पेपर टू की तैयारी अभी तक बढ़िया नहीं चल रही है, तो 6999 में आप कर सकते हैं। इसमें पेपर वन की भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पेपर टू की लाइव वीडियोस होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन होगा और सब कुछ आपको पेपर टू के रिगार्डिंग यहाँ मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन बढ़िया नहीं हो रही, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट में उसका फॉर्मेट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट के सबसे टॉप पर आपको थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक लाइन लिखेंगे। देखिए, अगर आपके पास एग्जाम में समय है तो आप इतना बड़ा लाइन लिखो, समय है तो। अगर नहीं है तो सीधे फॉर लिखो और बाद में जब अगेंस्ट का टाइम आए तो अगेंस्ट लिखो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि इस पे आपका कोई नंबर कट जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। बट कभी कभी बच्चे इतना लंबा भी लिखते हैं तो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिपेंड करता है आपके पास कितना समय एक्चुअल में है आपके हाथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर आए दिन बातचीत होती रहती है। बट अभी के समय पे जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पैसे तमिलनाडु की सरकार को देने थे वो रोक दिए हैं, क्योंकि तमिलनाडु में आप ये जानते होंगे कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल है, सिर्फ टू लैंग्वेज फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जहां वो पहली लैंग्वेज तमिल पढ़ाते हैं, दूसरी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सरकार ये कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप जब तक थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे अपने स्टेट में, आपको नहीं मिलेगा वो पैसा। तो यहाँ पर जब से वो बात सामने आई है तब से मामला और खराब हो गया है। लेकिन क्या ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है कि यार अभी की है? बिल्कुल भी नहीं। ये तब से चलती आ रही है जब पहली बार थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बातचीत की गई थी। कोठारी कमीशन में देखा जाए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया है, उसके बाद 1986 में भी आपका एनईपी आया, उसके बाद 2020 में। तो आपको ना ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, और अभी सबसे रीसेंट एनईपी कौन सी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनईपी में कहीं पर भी ऐसा मैंडेट नहीं किया गया है कि आपको हिंदी कंपल्सरली पढ़नी है। कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि आप कितना सोच सकते हैं कि अगर हमने हिंदी मान लो कंपल्सरी कर दी। आपको ये बात पता होगा कि 1968 में हिंदी को सदर्न स्टेट्स में कंपल्सरी अप्लाई करने के लिए कहा गया था, रिकमेंड किया गया था। तभी तो इतनी प्रॉब्लम उठी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपको आज दिख रहा है ये अभी का नहीं है, ये बहुत समय का है। तब भी तमिलनाडु ने ये प्रॉब्लम दिखाई थी कि क्यों सदर्न स्टेट्स के ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है। अब यहाँ पर एनईपी में भले ही इसकी कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में हिंदी को लेकर इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसको एक बार डिटेल में देख ही लेते हैं बैठकर। तो आइए, सबसे पहले आप यहाँ इंट्रो देखेंगे, उसके बाद फॉर में आप ये बात जानते हैं कि 44-43% हमारे देश में हमारे जो देशवासी हैं वो हिंदी बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन का काम करेगा। जहां पर अगर एक ही लैंग्वेज अगर सभी लोग बोलेंगे तो यहाँ पर आपका यूनिटी बढ़ेगी। तो ये एक आर्गुमेंट आप दे सकते हैं फॉर में। ध्यान से रखिएगा कि अभी हम फॉर में बात कर रहे हैं। डी कॉलोनाइज, आपको ये बात पता है कि राजपथ का नाम हमने कर्तव्यपात कर दिया, आईपीसी का नाम हमने बीएनएस कर दिया, विच इज भारतीय न्याय संहिता बिल। मतलब अब तो चलिए वो तो एक्ट है अब। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो धीरे धीरे हम हर चीज को डीकोलोनाइज करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम जो थोड़े से भी इम्प्रिंट्स बच गए हैं ब्रिटिशर्स के वो रहे हमारे देश में। इंग्लिश तो बहुत ही तरीके से इनग्रेन्ड हो चुका है, तो इतना उसको इरेडिकेट करना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसके साथ हम कोई और लैंग्वेज जो हमारे देश की है, अगर उसको हम पूरा एक नेशनल लैंग्वेज बना दें, अभी हमारे पास ऐसा कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं। ठीक है। बट अगर हम कोशिश करें कि हम हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बना दें, तो ये संभावना है कि इंग्लिश के ऊपर जो हमारी ओवर रिलायंस है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वो मेंशन कर रखा है। आपको ये बात पता होगा कि 343 आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है, यानी कि सरकारी काम में जो डॉक्यूमेंटेशन ये सब रहता है वो हिंदी में रहेगा।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी और लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हिंदी को बनाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ऑफिशियली उसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी। हमेशा याद रखिएगा, हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट नेशनल लैंग्वेज। चौथे पॉइंट की जब मैं बात करती हूँ तो हमारे सॉफ्ट पावर को बूस्ट करेगा। इसका मतलब ये है, अगर आपने देखा हो तो फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, चाइना में मैंडरीन बोली जाती है। जब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी भी कोई बायलैटरल मीटिंग में बैठे होते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं यूजुअली। चाहे वो रशिया गए हों, चाहे वो अभी रिसेंटली जब वो ओवल ऑफिस गए थे यूएसए, तब भी वो हिंदी में ही बात कर रहे थे। तो जब हम देख पा रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज को पॉलिटिकल मेंबर्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो इस चीज को प्रोत्साहन, वो चाहते हैं कि इस चीज को प्रमोट किया जाए, तो क्यों ना हम लोग हिंदी को उतनी प्राथमिकता दें ताकि हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो डेवलप हो। ठीक है, जैसे बाकी के देश करते आ रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, बट अगेंस्ट का पॉइंट क्या है? देखो, कई बार ना जो सदर्न स्टेट्स हैं वो ये आर्ग्यूमेंट लेकर आती है कि इंग्लिश का तो चलो बेनिफिट रहता है कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग यूएसए इन जगहों पर जाके काम कर सकते हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो, या फिर अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन देशों में। और आपको पता है कि इंडिया सर्विसेज के मामले में बहुत अच्छा काम करता है। तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करना पड़ता है हमें बाहर के देशों से, तो वहां पर ज्यादातर इंग्लिश काम आ जाती है। तो जब आपने ऐसा कोई लुक्रेटिव, आप कोई एक एस्पेक्ट सामने रखते हैं, तो मन करता है कि हम उस लैंग्वेज को पढ़ें। बट हिंदी के मामले में लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ है नहीं, सिर्फ यही कि हम 44% लोगों के साथ बात कर सकें, इसीलिए हम हिंदी को सीखें। आप थोड़ा और इसको लुक्रेटिव करो, तभी हम हिंदी को पढ़ेंगे। या कुछ तो बताओ ना कि क्यों जरूरी है हिंदी को कंपलसरी करना। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट इसको लेकर भी आता है कि इतना कोई भारी इसका एप्लीकेशन है नहीं। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनईपी 2020 में कहीं पर भी हिंदी को कंपलसरी नहीं किया गया है। उन्होंने पूरा डिस्क्रिशन दे दिया है स्टूडेंट के प्रेफरेंस पर। आपकी मर्जी है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ठीक है। रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बात आप जानते हैं, अभी आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से तमिलनाडु के साथ आए दिन कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है, और वो पार्लियामेंट में भी इस चीज की बात की जा रही है कि कैसे विभाजन करना चाह रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। तो इनडायरेक्टली ये किस पर इशारा किया जा रहा है? तमिलनाडु पर, कि वहां की जो सरकारें हैं वो जानबूझकर इसको एक इशू बना रही हैं और बाकी सारे इश्यूज को ढक रही हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल हैं, हमें उसमें नहीं घुसना। बट हमको बस इतना जानना है कि इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है। अगर हिंदी को हम अप्लाई कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे, तो नदर्न स्टेट्स के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तो कर ही रहे हैं, हिंदी को पढ़ा ही रहे हैं, सब कुछ उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सदर्न स्टेट्स में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, क्योंकि उन वहां के बच्चों को ना एक बर्डन महसूस होगा कि एक्चुअली में हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है। चौथा आता है लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो ये भी अगेन द पॉइंट इज रिगार्ड द सेम थिंग। क्या होता है हमारे हमारे देश में, बाहर के तो छोड़ ही दो, हमारे खुद के देश में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, वो भी ज्यादातर इंग्लिश को ही प्रेफर करती है। तो जब तक ये प्रेफरेंस रहेगी ना दूसरे लैंग्वेज के प्रति, तब तक हिंदी को कोई प्राथमिकता देगा नहीं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कंक्लूजन लिखते हैं तो आपको आपका स्टैंड देना पड़ेगा। जैसे मैं कितनी सारी राइटिंग्स जब चेक करती हूँ, कॉपीज जब चेक करती हूँ बच्चों की, तो वो आखिरी कंक्लूजन में भी ना अपना स्टैंड नहीं बताते। वो ये नहीं बताते कि अब मैंने फॉर और अगेंस्ट का आर्ग्यूमेंट देख लिया है, अब मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, वो ये नहीं बताते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है एक स्टैंड लेना। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है, ये माना कि हिंदी जो है वो वाइडली स्पोकन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इस चीज को करने की। आप यहाँ पर एनईपी का भी एक सहारा ले सकते थे 2020 का, कि देखो यार उसमें भी ऐसा कुछ कंपलसरी कर नहीं रखा। भले ही पहले 68 की पॉलिसी में, 1968 की पॉलिसी में हिंदी को किया गया था कंपलसरी, बट हम जानते हैं कि उसके बाद कितना प्रॉब्लम देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कट सामने रखा है कि despite the benefits that this particular language has, we cannot impose this language on the entire country just because 43 or 44% speak in this language। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना एक स्टैंड दिया, तो बहुत जरूरी है आपको अपना स्टैंड देना। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करती हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इस इनिशिएटिव का फायदा उठा रहे होंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है, तो
थोड़ा सा अब अपनी कमर कस लो, मेहनत करो, और खुद पहले लिखा करो, देन यहाँ पर देखा करो, चेक किया करो। आने वाले लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो हम अपने बच्चों को जो कॉपीज लिखने के लिए कहते हैं, टॉपिक पर लिखने के लिए कहते हैं, तो मैं उनकी भी आंसर शीट लेकर आऊँ। ठीक है, ताकि आप में से जो बच्चे कुछ कह रहे थे कि हमको हिंदी में देखना है, या अगर हिंदी में आप अप्लाई अगर आप दे सकते हैं मैम, तो मैं उसके लिए ट्राई करूंगी बिल्कुल। मैंने आपके सजेशन को नोट डाउन कर लिया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रिपोर्ट का होगा, उसमें मैं जरूर ट्राई करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।